हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग अलग अलग प्रकार के मृदा या सॉइल के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था उनकी अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम लोगों ने देखा था भारत की जो सॉइल है अलग अलग प्रकार में डिवाइडेड है, और इसी क्लासिफिकेशन को आज हम इन डेप्थ इस वीडियो में समझेंगे। बात आई समझ में? अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा मूव कर जाते हैं जो मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल जो पाई गई है इंडिया में। पिछले वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने, और आज सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे जलोढ़ की मृदा से, यानी कि एलुवियल सॉइल से। तो सबसे पहले हम जब भी सॉइल के बारे में बात करते हैं कुछ बेसिक चीजें हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं जो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले इनका जो फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये किस प्रोसेस से फॉर्म हुई, ये देखेंगे। इसके बाद ये कौन कौन से क्षेत्रों में फैली हुई है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं इसमें, ये भी हम देखेंगे। और यदि कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हम सारी प्रकार के सॉइल के लिए करेंगे। बस इन हेडिंग्स को आपको याद रखना है, और उसके बाद हर सॉइल के लिए हम समझ समझ के करेंगे तो हर चीज हमारे लिए आसान होते जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जलोढ़ मृदा के बारे में, यानी कि एलुवियल सॉइल के बारे में। तो एक बार देखते हैं हम एलुवियल सॉइल के बारे में कहां कहां पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल यदि आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे जो उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये हम लोगों ने जब भू आकृति पढ़ी थी तो उसमें उत्तरी मैदान वाला जो क्षेत्र है, जहां पर इस एरिया को क्या बोला जाता है, पंजाब का प्लेन बोला जाता है। यहां पर पंजाब का प्लेन, ये जो है गंगा प्लेन है, और यहां पर जो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। ये तीन मेजर प्लेन हैं जहां जो मिलकर बनाते हैं उत्तरी मैदान, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। यहां पूरी की पूरी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये पाई जाती है एलुवियल सॉइल। इसके बाद आप देखिए गुजरात के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो यहां गुजरात के एरियाज में उत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा यदि आप देखोगे अच्छे से, केयरफुली यदि आप देखो, तो ये जो बड़ा सा क्षेत्र है, इस बड़े से क्षेत्र में क्या होता है, ये मिट्टी जो है पाई एक कॉरिडोर से कनेक्टेड है। तो यहां गुजरात में पाई गई है, उत्तरी मैदान में पाई गई है, और एक कॉरिडोर है जिससे ये दोनों कनेक्टेड है। तो यानी कि जरूर यहां पर कोई नदी बही होगी। तो ये नदी हम जानते भी हैं, कौन सी नदी यहां बही है, सरस्वती नदी है जो इस इलाके में बहती है। तो इसे हम यदि कैसे माने, तो यहां पर बही इंडस नदी, यहां पर बही गंगा नदी, यहां पर बही ब्रह्मपुत्रा नदी, और ब्रह्मपुत्रा नदी ने क्या किया, जितने भी ये सारी नदियों ने क्या किया, जब पहाड़ से नीचे आ रहे थे तो पहाड़ से नीचे आते समय ये जैसे ही प्लेन इलाके में आए, ये सारी मिट्टी को यहां पर जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, और मिलियंस ऑफ ईयर, सालों से क्या हुआ, ये मिट्टी धीरे धीरे दबते दबते ये एक्चुअली सॉइल के रूप में बन गई। यानी कि रॉक्स जो हैं वो क्या हो गए, सॉइल में मिलियंस ऑफ ईयर्स में बदल गए। बात समझ में आई? यानी कि आप इस क्षेत्र में भी कोई नदी बही होगी, तो वो नदी कौन सी है, वो है हमारी हिंदू माइथोलॉजी की सबसे पवित्र नदी जो सरस्वती नदी कहा जाती है। फिर अब अगला क्वेश्चन आया, चलिए सर यहां पर तो नदियां बहती हैं, लेकिन हम यदि एलुवियल सॉइल देखें तो एलुवियल सॉइल तटीय क्षेत्रों में भी पाई जा रही है। सारे के सारे कोस्टल एरिया में यदि आप देखोगे तो यहां पर कैसे आई, तो यहां पर कैसे आती है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी तट में क्या होते हैं, माउंटेन्स पाए गए हैं। यहां पर कौन सा एरिया है, हम देखे हैं ईस्टर्न घाट पाए गए हैं, पूर्वी घाट। तो जब जो वेव आती है, जो समुद्र की लहरें आती हैं, इन पहाड़ों पर धीरे धीरे पड़ती है, तो ये जो तटीय पर्वत हैं ये भी तो टूटेंगे, और उनके टूटने से
तट के आसपास जो बीच क्षेत्र हैं वहां पर मिलियंस ऑफ ईयर में ये पत्थर टूट के क्या बनते हैं, सॉइल बनते हैं। इसी वजह से आप देखोगे दो क्षेत्रों में, एक जहां पर मेजर नदियां बहती हैं वो है उत्तरी मैदान, और दूसरा है जो पूर्वी दो तट हैं वहां पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो इस तरीके से हो गया। हम लोगों ने दो चीज समझ ली कि सबसे पहले कौन कौन से क्षेत्रों में पाई गई है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, या तो दूसरा कैसे बनी है। दोनों के दोनों अब यहां से आप आंसर कर सकते हो। अब इसके बाद अगली चीज हम बात करते हैं तो वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं। खुद सोचो आप, ये मिट्टी कहां से आ रही है, ये पहाड़ के ऊपर से आ रही है। तो जब पहाड़ से जब पत्थर टूटा होगा वो पत्थर बढ़ा रहा होगा, धीरे धीरे वो क्या हुआ, छोटा छोटा टूटेगा, और समय और कहां पर स्थित है उसके हिसाब से। अब देखो उदाहरण के तौर पर आप देखो, जैसे ये पत्थर यहां से आ रहा है तो क्या होगा, जैसे ये पहाड़ की ऊंचाई से नीचे नीचे प्लेन एरिया में आ रहा है तो जितना दूर ये पहाड़ से होते जाएगा इसका जो फाइननेस है, यानी इसका जो पार्टिकल है वो छोटा होता रहेगा। यानी कि बिल्कुल जो डेल्टा एरिया है, जहां तटीय इलाका है, वहां पर जो मिट्टी बनेगी इस पत्थर से वो बिल्कुल चिकनी मिट्टी बनेगी। यानी कि डेल्टा एरिया में क्लेई सॉइल पाई जाएगी। ये देखा है हमने, क्ले पिछले वीडियो में पढ़ा था। बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स वाली जो मिट्टी होती है उसे क्लेई सॉइल कहा जाता है, ये हम देख लिए। पर जो आमतौर पर जो प्लेन एरिया में पर्वत के जितना पास रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा मोटी रहेगी, उसके जो साइज रहेगी ज्यादा बड़ी रहेगी। तो ये साइज कौन सी है, सैंडी सॉइल या रेतीली या बालू जो मिट्टी है पाई जाएगी। अब ये सिर्फ दूरी पर्वत से नहीं तय होती है, दो फैक्टर मुख्यतः इसमें रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले कितना दूर ये ट्रैवल किया, जो अभी हम देखे, जहां से वो पत्थर निकला जिससे वो मिट्टी बनी है से कितना दूर हुआ। दूसरी चीज क्या होती है, कितना समय हो गया इस मिट्टी को बने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जितना ज्यादा समय बीतता जाता है ये क्या होगा, ये पत्थर मान लो यहीं पर रुक गया तो समय के साथ वो पत्थर छोटा होते जाएगा, फाइनर होते जाएगा। तो यही दो कारण हैं जिस वजह से आप देखोगे जो जलोढ़ मृदा है वो अलग अलग टेक्सचर की पाई जाती है। उसका जो गठन होता है वो सैंडी से लेकर, यानी कि जो सबसे मोटी है, सैंडी से लेकर, लोमी से लेकर फाइनली क्लेई तक भी पाई जाती है। यानी कि जो जलोढ़ मृदा है वो रेतीली भी पाई जाती है, दोमट भी पाई जाती है, और चिकनी मिट्टी यानी कि क्लेई फॉर्मेट में भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये हमने पढ़ लिया इसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स। अगली अपन बात करते हैं कि इसका न्यूट्रिएंट लेवल क्या क्या है। न्यूट्रिएंट में देखो, अब ये जो है ये आपको याद करने वाली चीज है। इसके लिए मैं हूं तो मैं आपको कम से कम याद कराने की कोशिश करूंगा। तो एक आपको बात बताता हूं, कोई भी क्रॉप उगाते हैं ना तो उसको मुख्यतः दो प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। एक चाहिए रहता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक चाहिए रहता है माइक्रो। वैसे तो तीसरा भी होता है सेकेंडरी, लेकिन अभी हम इसी में। मैक्रो मतलब कि वो न्यूट्रिएंट जो पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो केवल और केवल 3 न्यूट्रिएंट होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये 3 ही रिक्वायर्ड रहते हैं। तो कम से कम जब आप न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की बात करो किसी भी मिट्टी में, आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट ध्यान रखना है। अब मैं इसमें भी आपको एक बात बताता हूं, भारत की कोई भी मिट्टी उठा लो वो सारी की सारी नाइट्रोजन में डेफिशिएट हैं। यानी भारत की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट एक मिट्टी जो है तेराई की सॉइल, वो हम पढ़ेंगे नहीं। तेराई यानी कि ये जो क्षेत्र है ना इसे कहा जाता है तेराई, जो बिल्कुल ही ये हमने पढ़ा भी है
शिवालिक के नीचे तत्व में जो पाया जाता है समांतर में, इसे कहा जाता है तेरई। लेकिन ये एक मेजर मिट्टी का नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ते हैं। यानी कि हमारे सिलेबस में जितनी भी मिट्टियां हम पढ़ेंगे, यहां पर जितनी भी सॉइल पढ़ेंगे, सारी की सारी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई। यानी कुछ भी याद नहीं रहे किसी भी मिट्टी में, हमें एग्जाम में यह बात तो लिख सकते हैं कि यह मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। और नाइट्रोजन क्योंकि एक मेजर मिनरल है, मैक्रो मिनरल है, इसीलिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो और होते हैं, वो होते हैं NPK, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये जो एलुवियल सॉइल होती है, ये पोटेशियम में अच्छी भली मात्रा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हर साल जब बाढ़ आती है तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन ऐड होते जाता है, पोटेशियम थोड़ा मोड़ा अच्छी मात्रा में पाया जाता है कंपेयर टू अदर सॉइल्स। ठीक है, तो पोटेशियम ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फिर से हम देखते हैं, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब ये पिक्चर आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा पता है कि पंजाब में क्या लगाया जाता है, बहुत मात्रा में वीट लगाया जाता है, गेहूं, आजकल राइस भी लगाया जाने लगा है, तो वीट एंड राइस। इसके अलावा यदि आप देखोगे वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्रा वैली में क्या लगाया जाता है, राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है, चावल। यहां पर जूट भी लगाया जाता है। ठीक है, जूट बैग्स बहुत कॉमन है पैक करने के लिए। इसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां पर बहुत मात्रा में शुगर केन पाया जाता है। तो ये सारे मुख्य क्रॉप्स हैं जो उगाया जाता है। यानी कि मुझे क्या ध्यान रखना है, कौन से राज्य में कौन से क्रॉप ज्यादा लगाए जाते हैं। हमेशा पढ़ते रहते हैं पेपर में कि पंजाब के किसान हमेशा हड़ताल में रहते हैं। यदि कोई MSP का मुद्दा आ जाता है तो हमेशा स्ट्राइक में। फिर से, क्योंकि गेहूं सबसे ज्यादा यहीं पर उगाई जाती है और यहीं पर सबसे ज्यादा जो FCI है यहीं से उसे प्रोक्यूर करता है। तो ये मुख्य क्रॉप जो है उगाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी उगाए जाते हैं, बट सबसे ज्यादा यही क्रॉप्स उगाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद यदि हम दो प्रकार पढ़ चुके हैं, याद कीजिए जब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको दो प्रकार की मिट्टी बताई थी, भंगार और खादर। तो जो भंगार है वो पुरानी है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, और जो नई जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहा जाता है। खादर क्या है? हर साल जब बाढ़ आती है तो खादर में बाढ़ के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, इसलिए खादर का रूट वर्ड क्या है? खाद। खाद यानी कि ये बहुत ही उपजाऊ सॉइल है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। कंपेयर टू खादर, भंगार थोड़ी सी कम फर्टाइल है, उपजाऊ कम है। इसमें जो कंकड़ की मात्रा है, यानी पुराने पत्थर जो कैल्शियम से बने जाते हैं, वो पत्थर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी हो गई? खादर, जो बिल्कुल नदी के तट पर स्थित है। समझ में आ गया? तो ये जो है पहली मिट्टी हम लोगों ने खत्म कर ली, जो है जलोढ़ मृदा। बात समझ में आ गई? ऐसा ही सारी की सारी मिट्टी में हम पढ़ेंगे। अगली करते हैं, तो अगली हम करेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। याद कीजिए ब्लैक सॉइल में हमने क्या बताया था, जब मैं आपको डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि महाराष्ट्र का जो पश्चिम इलाका है वहां पर क्या हुआ था, एक युग आया था, वो था क्रिटेशियस युग। हिंदी में भी आप क्रिटेशियस ही बोलोगे। क्रिटेशियस युग आया था, और इस क्रिटेशियस युग के समय पश्चिमी महाराष्ट्र में क्या हुआ था, यहां पर वॉल्केनो से जो लावा इरप्ट हुआ था, रीयूनियन हॉटस्पॉट था। हॉटस्पॉट होता है, मैंने हॉटस्पॉट भी बताया है उस वीडियो में। यहां से ज्वालामुखी निकला था, और ये जो ज्वालामुखी है पश्चिम से पूर्व की ओर ट्रैवल किया। बेसिकली होता क्या है, चलो इसे भी समझते हैं। जैसे हम मान लो ये मेरे हाथ में कुछ बॉटल है, यदि मैं हाथ में बॉटल को लेता हूं और पानी गिरा देता हूं तो क्या होगा, पानी मेरे हाथ से मान लो मैं इस तरफ गिराया तो पानी धीरे धीरे बाकी तरफ फैल जाएगा। क्यों फैल जाता है पानी? क्योंकि पानी जो होता है ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है। वैसे ही जो यहां पर जो ज्वाला निकला ना, वो ज्वाला ज्यादा गाढ़ा नहीं था, इसी वजह से ये पश्चिम जो महाराष्ट्र से ये ज्वाला अलग अलग जगह फैल गया। तो ये फैला तो कहां गया, ये MP की तरफ गया। यहां पर जो बना वहां पर मालवा का पठार बना,
और ये कैसा बना, ये बना फिर से इसी बसाल्टिक, ये जो वॉल्केनो था इसमें था बसाल्ट का कंटेंट था और इसी वजह से मालवा प्लेट्यू बना। ये लावा गुजरात की तरफ भी बहा तो यहां पर जो बना, यहां पर कथियावड़ का पठार बना, कथियावड़ पेनिनसुला बना। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो ये कहां पर गया, यहां पर तेलंगाना में गया, उत्तरी कर्नाटक की ओर गया और ये सारे के सारे क्षेत्रों में क्या हुआ, सबसे पहले लावा गया, धीरे धीरे लावा ठंडा हुआ तो कूलिंग हुई लावा की और कूलिंग के साथ क्या हुआ, वो धीरे धीरे पत्थर की ओर बनते गया, जमते गया और यहां से बड़े बड़े पत्थर बने, रॉक्स बने और मिलियंस ऑफ ईयर में जब ये जो बसाल्टिक चट्टाने हैं ये टूटी तो उससे जो मिट्टी बनी, सॉइल बनी, उसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। तो जिन जिन इलाकों में हमारा बसाल्टिक जो लावा निकला था और फैला, जब वो सालों के साथ टूटा तो जो मिट्टी बनी उसे कहा जाता है ब्लैक सॉइल। बात समझ में आ गई? यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो यदि हम बेसिकली हम पेनिनसुला प्लेट्यू और जितने भी भू आकृति हैं हम यदि अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आ रहा है कितना हेल्पफुल चीजें हैं। आज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि हमने बेसिक्स बहुत अच्छे से बिल्डअप किए हैं। ठीक है, तो इन इलाकों में पाया जाता है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। कौन कौन से इलाकों में, यदि आप स्टेट वाइज बात करोगे तो सबसे पहले गुजरात में पाया गया। गुजरात में कहां पर पाया गया, कथियावड़ पेनिनसुला में पाया गया। ये वाला क्षेत्र जो है इसे कथियावड़ पेनिनसुला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पाया गया तो मध्य प्रदेश में कौन सा, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार में पाया गया। पूरा का पूरा महाराष्ट्र में पाया गया तो महाराष्ट्र में डेक्कन पठार के नाम से कहा गया। इसके बाद यहां से कुछ तेलंगाना में फैला तो उसे तेलंगाना का पठार कहा गया। उत्तरी यानी कि नॉर्दर्न कर्नाटक में भी पाया गया। इतने क्षेत्रों में ये जो है लावा फैला, वहां चट्टानें बनी और जब वो टूटी तो यहां पर ब्लैक सॉइल पाई गई। बात समझ में आ गई? तो हमने फिर दो चीजें कर ली, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ ये पढ़ लिए और कौन कौन से क्षेत्रों में है ये भी पढ़ लिए। बात आई समझ में? अगली हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें दो बात हम बहुत क्लियर समझ रहे हैं। देखो, नाम में है ब्लैक, यानी कि जरूर ये कलर की बात कर रहे हैं। कलर कौन सा है, ब्लैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉर्मली जब डार्क कलर होता है तो क्या होता है, जैविक कंटेंट, जैविक पदार्थ ज्यादा होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट ह्यूमस ज्यादा होता है और ऐसा यहां पर पाया जाता है। इसके साथ यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये कंपाउंड का नाम ध्यान रखिएगा, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक प्रकार का ओर है आयरन का, तो ये भी काले रंग का होता है। इसी वजह से मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, फेरस, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये होने के कारण टाइटेनोफेरस टाइटेनियम से आया है और मैग्नेटाइट आयरन एक तरीके से, इसके होने की वजह से क्या है, काला कलर मिलता है। तो कई बार आपको आयरन कंटेंट भी कुछ बुक्स में मिल जाएगा कि आयरन कंटेंट की ज्यादा मात्रा में होने की वजह से ये ब्लैक होती है, तो घबराना नहीं है, ये आयरन का ही एक ओर है मैग्नेटाइट, उसमें टाइटेनियम ब्लेंडेड है, इसी वजह से इसे ऐसा कहा जाता है। बात आई समझ में? दो कारणों की वजह से ब्लैक है, मुख्यतः आयरन के होने से, मैग्नेटाइट के होने से, और दूसरा एक और कारण है कि इसमें जो जैविक कंटेंट है, जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं इस सॉइल के बारे में। अब ये जो सॉइल है ना, मुख्यतः बनी है क्ले से। क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी। इसमें जो साइज है ना मिट्टी के, बहुत ही बारीक कण है। अब इस कण में होता क्या है, जब गर्मी आती है ना तो ये गर्मी में अपने आप यहां पर क्रैक्स आ जा रहे हैं। ये देख रहे हो, ये मिट्टी में क्रैक्स आ गए हैं, ये सारे क्रैक्स आ गए, यानी कि जब भी गर्मी पड़ती है, समर आते हैं, तो यहां पर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं और वहीं पर जैसे ही जब बारिश गिरेगी ना तो ये पूरी की पूरी चिपक जाएगी। हम लोगों ने सबने चिकनी मिट्टी से खेला है, घर के पास बीच में यदि आप गए होंगे तो वहां पर भी खेला है, रिवर्स के पास हमें मिलती है, नदी के तट पर, तो ये जैसे चिपक जाती है ना उसे कहा जाता है, बिल्कुल वो जब चिपक जाती है वो बरसात के सीजन में जब पानी
बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। यानी कि रेनी सीजन में ये बिल्कुल एक साथ स्टिक हो जाएगी और गर्मी के सीजन में जब धूप ज्यादा होगी तो ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाएगी और यहां पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इसे कहा जाता है सेल्फ प्लॉइंग, यानी खुद ब खुद जोताई हो जाती है इस मिट्टी की। समझ रहे हो कितनी बढ़िया बात है। इसी वजह से यहां पर क्या होगा, इस प्रोसेस से क्या होगा, यहां पर क्रैक्स डेवलप हो गए तो यहां से हवा और पानी अंदर घुस जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हवा और पानी अंदर घुसेगा तो मिट्टी के न्यूट्रिशन पोषक तत्व के लिए अच्छी बात होगी कि नहीं? वही बात है। इसी वजह से, इस क्वालिटी की वजह से इसे कहा जाता है क्या, ये सेल्फ प्लॉइंग सॉइल है, खुद ब खुद जुताई हो जाती है इस मिट्टी की। यदि हम बात करते हैं, फिर से यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन से इलाके में ये फैली हुई है, तो इस इलाके में फैले गई है। कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं? महाराष्ट्र में इस एरिया में क्या उगाया जाता है? यहां पर बहुत मात्रा में उगाया जाता है गेहूं, पहली चीज, ठीक है, गेहूं उगाई जाती है। इसके अलावा यहां पर शुगर केन, गन्ना उगाया जाता है। इसके अलावा यदि आप देखोगे, महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा किस लिए फेमस है? कॉटन के लिए फेमस है बाबा, कपास। सबसे ज्यादा कपास आज की डेट में गुजरात महाराष्ट्र में ही होता है। पंजाब में भी होने लगा है, लेकिन वो अलग टाइप का है। ये दोनों में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ये सारे हो गए। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जैसे जैसे आप अंदर आओगे तो इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है, देखा है हम लोगों ने। और बारिश कम होती है तो क्या होगा, यहां पर कम जो पानी वाले रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप्स है वो भी उगाए जाएंगे। जैसे कि कौन कौन से हो गए? रागी, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं, रागी हो गया, जोवर हो गया, बाजरा हो गया, इस तरीके के भी यहां पर उगाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन से हैं? व्हीट, शुगर केन और कॉटन, कपास, ठीक है, ये उगाए जाते हैं। बात आई समझ में? अब इसके बाद फिर से हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशंस पर, इसके पौष्टिक क्वालिटी में। एक तो मैंने आपको जनरल बता दिया कि नाइट्रोजन की कमी बहुत ज्यादा है, ये भारत की सारी मिट्टी में है, ये हो गया। इसके अलावा यदि आप देखोगे यहां पर क्या है, सारे के सारे जो है ना, चाहे वो फास्फोरस हो चाहे वो पोटेशियम हो, सारे के सारे जो मेजर मिनरल्स हैं यहां पर कम पाए जाते हैं। सवाल ये उठता है, फिर सर खेती कैसे हो रही है, गेहूं कैसे हो रही है? अरे भैया आजकल हम फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं, इसी वजह से खेती हो जाती है। बात समझ में आई? लेकिन जो सारे जो मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, यहां पर कम पाए गए हैं। बात आ गई? इसी के साथ हमारी जो काली मिट्टी है वो भी खत्म हो जाती है। अगली में चलते हैं तुरंत, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, वो है लैटराइट सॉइल। तो लैटराइट सॉइल के बारे में देखो, एक्चुअली मैं रेड एंड येलो सॉइल छोड़ दिया, तो पहले रेड एंड येलो सॉइल कर देते हैं। तो याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑलरेडी बताया था, हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे कि जो बेसिक ग्रेनाइट है, जो मुख्यतः पूरा का पूरा पेनिनसुलार का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो किससे बना है? ग्रेनाइट और जेनेसिस से बना है। जब ये ग्रेनाइट टूटता है, जो छोटे छोटे कण बनते हैं, उसके बाद यदि वहां पर जो बारिश रहेगी, वर्षा ज्यादा होगी, तो क्या होगा, यहां पर बनती है लैटराइट सॉइल। और यदि वर्षा कम होती है तो बनती है रेड एंड येलो सॉइल। बात समझ में आई? इसी वजह से आप देखोगे सारे के सारे पेनिनसुला प्लेट्यू में, प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी पाई गई है? रेड एंड येलो सॉइल। सबसे ज्यादा रेड एंड येलो सॉइल पाई गई है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना बड़ा एरिया तो छूट गया ब्लैक सॉइल में। वो छूटा इसलिए क्योंकि जब ये रेड एंड येलो सॉइल बन गई थी, उसके बाद लावा निकला तो ये ग्रेनाइट के ऊपर लावा आ गया, बसाल्ट आ गया। इसी वजह से यहां पर कौन सी मिट्टी बनी? ब्लैक सॉइल बनी। यदि लावा नहीं गिरता तो यहां पर भी कौन सी मिट्टी होती? यहां पर भी रेड एंड येलो सॉइल होती। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहां पर लावा गिर जाने की वजह से ये वाला एरिया जो है ब्लैक सॉइल में बना, आगे ब्लैक सॉइल बना। लेकिन मुख्यतः पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय जो है, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेट्यू, वो रेड एंड येलो सॉइल का है, जहां पर एक एक्सेप्शन ब्लैक सॉइल आ जाएगा और तटीय क्षेत्रों में कौन सा आ जाएगा? हमने देखा एलुवियल सॉइल एक्सेप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? अब रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बात करते हैं। अब देखो ये जो सॉइल है ना, इसके रीजन भी समझ में आ गए। ऑल ऑफ, यदि आप देखोगे तो पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है,
एक्सेप्ट जहां जो मैंने एरियाज मेंशन किए। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी एक सिग्निफिकेंट एरिया में ये प्रेजेंट है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां पर एल्यूवियल सॉइल या माउंटेनियस सॉइल नहीं है, वहां पर भी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर से बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो, ये जो रेड एंड येलो सॉइल है ना, यदि आप देखोगे, जैसे मान लो यदि ये बारीक है यानी कि ये फाइन है, तो ये बहुत ही अच्छी फर्टाइल है। अब होता क्या है, यदि आप ग्रेनाइट पत्थर को देखोगे ना, तो ग्रेनाइट का पत्थर जो है ना, बहुत ही कड़ा पत्थर है, वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टोन्स। अर्थ के अंदर बनता है 1200 डिग्री सेल्सियस में, बिल्कुल कड़ा पत्थर है। तो यदि ग्रेनाइट इतना कड़ा पत्थर है, जब तक वो बिल्कुल बारीक ना टूटे, उसके अंदर के जो पौष्टिक गुण हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। तो फॉर ग्रेनाइट टू शो न्यूट्रिएंट्स, यदि ग्रेनाइट को मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करना है तो उसे बिल्कुल बारीक होना पड़ेगा, तभी उसके न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे और वो मिट्टी उपजाऊ बनाएगा। लेकिन यदि कहीं पर भी मोटे दाने पाए गए हैं, तो ग्रेनाइट इतना हार्ड पत्थर है कि वो कभी भी उपजाऊ मिट्टी नहीं देगा। बात समझ में आ गई। तो यानी कि रेड एंड येलो सॉइल की एक मुख्य बात क्या है कि ये फर्टाइल तब होती है, उपजाऊ तब होती है, जब ये बारीक दाने में पाई जाती है, और यदि मोटे दाने में, मोटे कण में पाई गई है, तो ये उपजाऊ नहीं होती है। एक और बात करते हैं, रेड है तो मैंने आपको बताया आयरन का कंटेंट प्रेजेंट है। Fe के अलग अलग स्टेट होते हैं, तो Fe+3 जो होता है, इसे फेरस बोलते हैं, ये रेड कलर का होता है। जब ये गीला होता है, पानी इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाता है, येलो कलर का बनता है। और जब ये ड्राई रहेगा तो यहां पर क्या रहेगा, लाल कलर का रहेगा। गीले में पीली मिट्टी और सूखे में लाल मिट्टी। बात समझ में आ गई। यही अंतर है दोनों के दोनों, ये Fe+3 की प्रॉपर्टी की वजह से लाल और पीला रंग शो करते हैं। अब यदि हम बात करें इसके पौष्टिक तत्व की, इसके भी पौष्टिक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है बहुत ही लो, ज्यादा कोई भी मेजर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा यदि आप देखोगे, फास्फोरस भी बहुत कम पाया जाता है, पी भी कम पाया जाता है। इवन जो पोटेशियम है ना, ये भी बहुत ही लिमिटेड कंटेंट में पाया जाता है। बात आई समझ में। कोई भी मेजर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इसी वजह से आप देखोगे खेती के लिए ना ये ज्यादा अच्छी मानी नहीं जाती है। इसी वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स यहां पर उगते हैं ना, आप देखो कोर्स ग्रेन, रागी यानी कि मोटे अनाज, इसके अलावा आप देखो कॉफी, ये एक महत्वपूर्ण उगा जाता है, टोबैको, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ पल्सेस। पल्सेस क्यों उगाई जाती है, क्योंकि हमारे देश में देखो स्थिति ऐसी है कि जो भी ऐसी क्रॉप लैंड है जहां पर पानी यानी कि अच्छे से अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जो अच्छी की अच्छी फर्टाइल है, वो किसको दे दिया गया है, वो गेहूं और चावल को दे दिया गया है। तो जितनी भी बची कुची रद्दी जमीनें हैं ना, उसमें आप देखोगे हमेशा पल्सेस उगाई जाएंगी, और ऐसा ही आप देखोगे। इसी वजह से आप लैटराइट सॉइल में भी देखोगे, जो बिल्कुल गरीब किसान होते हैं वो पल्सेस उगाते हैं, छोटी जमीन होती है। ऐसा ही यदि आप देखोगे लैटराइट सॉइल में, रेड एंड येलो सॉइल में, सब में पल्सेस उगाया जाता है। लेकिन मेजर क्रॉप कौन सा है, मेजर क्रॉप्स है कॉफी, एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, टोबैको एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसके अलावा कोर्स ग्रेन भी एक इंपॉर्टेंट, मतलब जो आजकल मिलेट्स बहुत ज्यादा प्रमोट करा है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बोला गया था। प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा मिलेट्स प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से मिलेट्स के तौर पर ये रेड एंड येलो सॉइल एक महत्वपूर्ण मिट्टी बन जाती है। बात आई समझ में। अगली मिट्टी बात करते हैं, लैटराइट सॉइल। ऑलरेडी बात कर ली कैसे बनी। ग्रेनाइट का जब टूटा और ऐसे इलाके में जहां पर वर्षा और तापमान ज्यादा होता है, तो उसके टूटने से बनती है लैटराइट की मृदा। बात आई समझ में। अगली बात करते हैं कौन कौन से रीजन्स में है। तो रीजन्स में अगेन प्रायद्वीपीय पठार में ही, लेकिन ऐसे इलाकों में जहां पर जो वर्षा होती है ज्यादा होती है। बात समझ में आई। इस मिट्टी के बारे में एक मस्त बात बताता हूं आपको। देखो मिट्टी का ये अलग अलग होराइजन है। कल हमने पढ़ा है मुख्यतः 3 होराइजन होते हैं, ए बी सी, ठीक है। नीचे पेरेंट रॉक होता है। तो यहां पर बहुत तरीके की जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब जहां ज्यादा बारिश होती है, यहां पर बारिश हुई
तो क्या हुआ, बारिश के साथ जितने भी पानी में जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे जो घुल जाते हैं वो नीचे चले जाते हैं। सिर्फ दो मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं जो नीचे नहीं जाते हैं, वो जानते हो कौन से हैं? वो बचते हैं, एक बचता है सिलिका, दूसरा बचता है एल्यूमिनियम। ये दोनों मेजर बन जाते हैं। क्योंकि ये क्यों बच जाते हैं? क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये पानी में घुलते नहीं हैं। ऐसे इलाकों में जहां वर्षा ज्यादा होती है तो वर्षा मिट्टी में गिरती है और इसी पानी से नीचे नीचे क्या होता है, सारे जो घुल जाते हैं पौष्टिक तत्व वो नीचे चले जाते हैं और ऐसी मिट्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से आप देखोगे, इन्हीं तत्वों की वजह से सिलिका के नाम से इसे क्या बोला जाता है, ब्रिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इनफैक्ट यदि आप देखोगे लैटराइट जो सॉइल है ना, इसका जो वर्ड आया लेटर से आया है और लेटर ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ब्रिक, ईटा अर्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस मिट्टी से हम ईटा बनाते हैं, इसीलिए इसे लैटराइट सॉइल कहा जाता है। आई समझ में? एक बात मैंने आपको, यदि हम पौष्टिक तत्व की बात करें तो एक बात पहले से ही बता दी, पौष्टिक तत्व में क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई एल्यूमिनियम और सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई पाया जाएगा। अच्छा, एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसे कहा जाता है बॉक्साइट। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे ऐसी मिट्टी में बॉक्साइट की माइनिंग, बॉक्साइट का खनन किया जाता है। अब तौर पर एक उदाहरण समझते हैं, चलो ये वाला देख लो। अब यहां पर छत्तीसगढ़ का इलाका है, छत्तीसगढ़ में उत्तरी राज्य में यहां पर क्या पाया जाता है, मेनपाट पाया गया है, मेनपाट का पठार है। यदि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में अमरकंटक पाया जाता है, वहीं जहां से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक का पठार। तो अब ये क्या है, ये ऊंचाई में स्थित है। ये ऊंचाई में स्थित होने की वजह से क्या होता है, यहां पर जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जितना भी जो मिट्टी के तत्व हैं नीचे चले जाते हैं। इसी वजह से इन यहां पर अमरकंटक हो या मेनपाट हो, वहां पर जो एल्यूमिनियम है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा होता है। इसी वजह से आप देखोगे ऐसे जगहों में बॉक्साइट की हमेशा माइनिंग होती है। मेनपाट में है एनएमडीसी का प्लांट, अमरकंटक में एल्यूमिनियम की माइनिंग होती है। तो जहां पर भी पेनिनसुलर प्लेट्यू में, प्रायद्वीपीय पठार में ऊंची शिखर पाई जाती हैं, वहां पर बारिश ज्यादा होती है और उन बारिश के इलाकों में आप हमेशा देखोगे वहां पर लैटराइट की सॉइल पाई जाती है, नंबर 1, और उन सॉइल के आसपास एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसीलिए बॉक्साइट का खनन भी किया जाता है उन्हीं इलाकों में। बेस्ट एग्जांपल अपने राज्य का दो ना, मेनपाट बेस्ट एग्जांपल है। मैप बना दो इसी चीज का मेंस में, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। एग्जामिनर को लगेगा भैया गहन अंडरस्टैंडिंग है आपको इस चीज की। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यदि हम आगे बात करते हैं इसी चीज की, तो जैसे कि मैंने बताया सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एन हो गया, पी हो गया, के भी कम ही मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पानी के साथ नीचे चले जाते हैं। इसी वजह से ऊपर की मिट्टी में जो सबसे फर्टाइल मिट्टी होती है वहां पर कोई भी मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए नहीं जाते हैं। बात आई समझ में? अब यदि हम क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स की बात पर एक महत्वपूर्ण बात है, ये मिट्टी में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लांटेशन क्रॉप्स। जैसे कि चाय की बागान होती है, इसके अलावा जो कैश्यू होता है, काजू के बागान, ये सब इन्हीं मिट्टी में पाए जाते हैं। कॉफी देख लो, दार्जिलिंग में यदि जाओगे तो चाय पाई जाती है इसी क्षेत्र में। अब देखो यदि आप कर्नाटक में देखोगे तो इन क्षेत्र में चाय उगाई जाती है, कॉफी उगाई जाती है। यहां पर भी लैटराइट सॉइल है। यहां पर कौन सी हिल है, बाबा बूदन हिल्स है। ठीक है, बाबा बूदन हिल्स के बारे में हमने पढ़ा है। यहां पर ऊंची शिखर में पाई गई है, बारिश ज्यादा होती है, इसी वजह से कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी। ये सारी मिट्टी में जो बागान होता है बहुत ही बढ़िया उगता है। प्लांटेशन क्रॉप जितने भी हैं बहुत अच्छे उगते हैं। बात आ गई समझ में? अगली मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सारी मिट्टी जो है ये मेजर मिट्टी नहीं है, ये है
कम क्षेत्रों में पाए जाने वाली, तो इन मिट्टी को मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ के खत्म कर दूंगा। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो शुष्क मृदा, शुष्क मतलब कि ड्राई, यानी कि कुल मिला के यहां पर क्या होता है, जो पानी गिर रहा है और जो पानी भाप के रूप में इवापोरेट हो रहा है, उसमें भाप के रूप में जो इवापोरेट हो रहा है वो ज्यादा मात्रा में इवापोरेट हो रहा है। कुल मिला के ड्राई, एक शुष्क वातावरण है। ऐसी मिट्टी में क्या होगा, तो देखो होता क्या है, यदि हम मिट्टी से के स्ट्रक्चर को फिर से समझते हैं। अब यहां पर हमेशा ऊपर ज्यादा धूप रहेगी, तो इस लेयर का जो तापमान रहेगा वो नीचे वाली लेयर से ज्यादा तापमान रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणों से ये ज्यादा गर्म होगा। बात आई समझ में? अब इसका तापमान ज्यादा गर्म रहेगा तो क्या यहां पर पानी टिकेगा? पानी टिकेगा नहीं, जो भी पानी रहेगा वो इवापोरेट हो जाएगा। तो इसी वजह से एक कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, जो नीचे लेयर्स में जो पानी रहेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएगा, और पानी धीरे धीरे यहां पर आएगा, फिर ये इवापोरेट हो जाएगा, और इसमें जो कोई भी नमक है वो नमक यहां पर छोड़ देगा। इसी वजह से आप आमतौर पर देखोगे कि जो भी शुष्क मृदा होती है, ड्राई सॉइल होती है, एरिड सॉइल होती है, वहां पर नमक का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कौन से इलाके में पाई जाएगी? ये भी बहुत सिंपल है, ऐसे इलाकों में पाई जाएगी जहां पर तापमान ज्यादा है। याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था मरुस्थली इलाका, जहां पर जो कौन सा इलाका है, पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, जहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान जो गर्मी में है 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक दिन में चले जाता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी ऊपर आएगा, इवापोरेट होगा, नमक को मिट्टी में छोड़ देगा। इसी वजह से ये जो एरिड सॉइल है आमतौर पर कैसी होती है, नमकीन सॉइल होती है। इसे सैलाइन सॉइल या नमकीन सॉइल भी कहा जाता है। आगे हम सैलाइन सॉइल भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब एक बात आप समझिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जैसे जैसे क्या होता है, यहां पर सॉइल में नीचे लेयर में क्या होता है, कंकड़ की लेयर, यहां पर जैसे जैसे पत्थर नीचे और बैठते जाता है, तो जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं वो ग्रेजुअली नीचे बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से जो कैल्शियम के बड़े बड़े पत्थर रहते हैं वो नीचे बन जाते हैं, और यहां पर मिट्टी के नीचे होराइजन्स में एक कंकड़ की लेयर पाई जाती है। बात समझ में आई? अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पर पानी नहीं है, लेकिन यदि हम किसी आर्टिफिशियल मीन से, यदि मानव ने यहां पर क्या किया, यहां पर पानी की धारा बहा दी, यानी कि हम आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इरिगेशन कर दिए, तो होगा क्या, यहां पर इन कंकड़ की वजह से पूरा का पूरा पानी इन लेयर में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा, और ये पानी नीचे नहीं जाने देगा, और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो अच्छे खासे पाए जाते हैं। यहां पर आप यदि देखोगे, चूना पोटैश ठीक ठाक मात्रा में, पोटैश यानी कि के ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस ऊपर से ऐड कर दिया जाता है। यदि हम पानी का जुगाड़ कर दें तो ये बहुत ही अच्छा एरिया बन जाता है खेती करने के लिए। यानी कि हमें बस एक सबसे बड़ी कमी है, वो क्या है, हमें पानी जुगाड़ करना है। ऐसा कुछ हुआ है भारत में, ऐसा हुआ है इंदिरा गांधी कैनल में। तो इंदिरा गांधी कैनल आप देखोगे, ये शुरुआत होता है पंजाब से। पंजाब में जो है हराइके जो है एक डैम बनाया गया है, ब्यास नदी में ये डैम बनाया गया है, वहां से एक नहर निकाली गई है जिस नहर को कहा जाता है इंदिरा गांधी कैनल। इस नहर में पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में इरिगेशन कराई जाती है, और यहां पर आप देखोगे जो इन इलाके में हम बात कर रहे हैं, ये राजस्थान का गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर जिला है, और यहां पर आज की डेट में बढ़िया गेहूं उग रही है। गेहूं के लिए बहुत ही अच्छा एरिया बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी अवेलेबल करा दिया गया। यानी कि सैलाइन और अल्कलाइन, सैलाइन सॉइल में एक तरीके से, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुष्क एरिड सॉइल,
या शुष्क मृदा में क्या होगा, यदि हम पानी अवेलेबल करा दें, क्योंकि ये पोटाश में अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, इसी वजह से यहां पर अच्छी मात्रा में खेती की जा सकी है। और इसका उदाहरण है गंगानगर का जिला, जो कि पश्चिमी राजस्थान में है। बात आ गई समझ में। अगला एक सिमिलर सॉइल ऐसे ही है, वो है सलाइन सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्राई सॉइल में या एरिड सॉइल में क्या होता है, जब पानी ऊपर की तरफ आता है तो उससे यहां पर कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर की तरफ आता है, जब वो इवापोरेट होता है तो यहां पर जो नमक है वो बच जाता है, इसी वजह से इसे लवण या सैलाइन या नमकीन मृदा भी कहा जाता है। बात आई समझ में। अब यदि हम देखें तो आमतौर पर पानी में कौन कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl यानी कि आम वाला नमक, उसके बाद सोडियम सल्फेट, यही पाया जाता है। इसी वजह से इन सॉइल में यदि आप देखोगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे जो हैं KCl, K2SO4, ये सारे साइंस की बात है, मैं साइंस स्टूडेंट हूं इसलिए मुझे पता है, ये सारे जो हैं पाए जाते हैं। मुख्यतः कौन कौन से आयरन्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में, पोटेशियम और सोडियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि नमकीन है। अब देखो, नमक आने के दो तरीके हैं किसी भी मिट्टी में। एक पहला जो हमने पढ़ लिया, जो ड्राई कंडीशन में जब पानी ऊपर की सतह में आता है और जब वो भाप बन के उड़ जाता है तो होता क्या है, जो नमक रहता है वो मिट्टी में ही रह जाता है। दूसरा तरीका और भी होता है, दूसरा होता है जब पानी जो है बहुत ज्यादा आप प्रोवाइड कर दो। ऐसा होता है यदि आपके पास, अब देखो जैसे पंजाब में मैं आपको बता रहा हूं स्थिति क्या है। पंजाब के इलाकों में यदि आप देखोगे तो स्थिति ऐसी है कि पंजाब के किसानों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बोरवेल सबके पास है, बड़े बड़े किसान हैं, 10-10, 15-15 एकड़ की जमीन आम बात है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलती है, तो क्या करते हैं, दनादन पानी देते हैं। अब पानी जब एक लिमिट से ज्यादा देते हैं तो मानो ये आपका खेत है, यहां पर आपने पानी भर दिया, तो क्या हुआ, एक लिमिट के बाद पानी वहीं पर रुक गया, और जब पानी रुक जाता है तो जैसे ही किसी भी आसपास से कांटेक्ट में आया जो पानी, मान लो यहां पर पेड़ है, ये पेड़ पानी कांटेक्ट में आया तो इसमें जो नमक है, सॉल्ट है, वो इस पेड़ की शाखा में, पत्थर में डिपॉजिट कर देता है, और इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा कंटेंट ऑफ सॉल्ट है वो मिट्टी में मिल जाता है। यानी कि धीरे धीरे मिट्टी यहां कर भी नमकीन हो जाएगी। बात समझ में आई। यानी कि मिट्टी को सलाइन बनने के लिए, लवण बनने के लिए एक चाहिए बहुत ही ज्यादा तापमान, पहली चीज, और दूसरा होगा जो इरिगेशन करें वो इरिगेशन अच्छे से ना करें, इसे ओवर इरिगेशन आप कर दो। बात आई समझ में। इन दोनों तरीकों से सलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अगेन ये सॉइल जो है ये क्या है, इसकी कोई खुद में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जो मिट्टी रहेगी उसमें नमक का कंटेंट बढ़ा है, तो ये रेतीली भी हो सकती है, दोमट मिट्टी भी हो सकती है। बात समझ में आई। यदि इसमें उगाने की क्रॉप बात करेंगे तो वो कौन कौन से क्रॉप हैं, आमतौर पर चावल, गेहूं, कपास, इस तरीके के क्रॉप्स उगा सकते हैं। ज्यादा अच्छी मिट्टी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन क्योंकि आप यहां पर सलाइन है, इस सॉइल को यदि हम क्या करते हैं, जिप्सम के साथ ट्रीट कर देते हैं तो जो नमक होता है वो निकल जाता है, और उसके बाद ये अच्छी मिट्टी बन जाती है। उसके बाद यहां पर अलग अलग जो भी क्रॉप्स हैं, टोबैको हो गया, ग्राउंडनट भी लगाया जाता है, गन्ना लगाया जाता है, कॉटन लगाया जाता है, राइस, व्हीट, ये सारे के सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फिर से कौन से क्षेत्र में आएगा, तो ये इसी क्षेत्र में मेजरली जो सलाइन सॉइल है इस क्षेत्र में पाई गई है। यहां पर कौन कौन से हैं, यहां पर आज की डेट में पंजाब में व्हीट उगाई जा रही है, गेहूं, साउथ पंजाब में राइस उगाया जा रहा है, शुगर केन भी उगाया जा रहा है, यहां पर कॉटन उगाया जा रहा है। ठीक है, इन यही मेजर जो क्रॉप्स हैं यहां पर उगाया जाता है, जो सलाइन सॉइल के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, लास्ट सॉइल जो है वो है पीट सॉइल। इसके बाद एक छोटी सी सॉइल और रहेगी। हालांकि पीट सॉइल क्या होता है, अब देखो, यदि ऐसे क्षेत्र में जहां पर तापमान जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसके अलावा जो बारिश है बहुत ज्यादा है, यानी कि रेनफॉल भी
बहुत ज्यादा है, इतना कि पानी लबालब भरा रहता है, दलदली इलाके जैसे हो गए, यानी कि ये मिट्टी है, इसमें पूरा का पूरा जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी में हमेशा डूबा हुआ रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जैविक कंटेंट रहता है, जैविक पदार्थ रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। देखो होता क्या है, मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं। डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लो ये कोई लिविंग बीइंग है, जैसे मान लो अर्थवॉर्म है, ठीक है, केचुआ है, तो जब केचुआ जब मर जाता है कहां पे जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा तो ये बन जाएगा ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट बन गया, इसे हम जैविक पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये जैविक पदार्थ जो रहता है काफी कोर्स रहता है, मोटा रहता है, ये जैविक पदार्थ मिट्टी में सोखा नहीं जाता है, इट डज नॉट गेट अब्सॉर्ब्ड इन सॉइल, ये जैविक पदार्थ को और ज्यादा फाइनर पार्टिकल्स में टूटना पड़ता है, ये जब टूटता है इसे हम कहते हैं ह्यूमस, ये बहुत ही बारीक पदार्थ में टूट जाता है, ये जो है ये ह्यूमस जो है फाइनली मिट्टी जो है सोखती है और इसे उससे उपजाऊ मिट्टी बनती है, बात आई समझ में। लेकिन ऑर्गेनिक यानी जैविक पदार्थ से ह्यूमस तक बदलने में क्या होता है, यहां पर बैक्टीरिया का एक्शन चाहिए, समझ में आया बात, बैक्टीरिया का एक्शन चाहिए। तो ज्यादा तापमान बहुत अच्छी बात है बैक्टीरिया की ग्रोथ का एक लिमिट तक, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान हो गया तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता है, नंबर वन। अब यहां पर हवा भी होनी चाहिए, तो यदि पूरा पानी में लबालब भरा रहेगा तो क्या जैविक कंटेंट ह्यूमस में बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया रह ही नहीं पा रहा है, सरवाइव नहीं कर पा रहा है, हवा ही नहीं है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसी वजह से बैक्टीरिया फंगस यहां पर नहीं रुक पाते हैं और ह्यूमस में ये टूटता नहीं है। तो एक तरीके से जैविक पदार्थ जो है आपको पीटी सॉइल में बहुत ज्यादा, पीटमय सॉइल, पीटी सॉइल में बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ये जो यहां पर है ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट ह्यूमस में नहीं बदला है, इसी वजह से आप देखोगे यदि हम खेती के पर्पस से देखें तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड चीजें उगा सकते हैं, सबसे ज्यादा जो उगता है वो उगता है इसमें चावल, और उसके अलावा एक नमकीन टॉलरेंट प्लांट होता है, आगे हम जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ेंगे, मैंग्रोव के पौधे जो हैं नमक को टॉलरेट कर लेते हैं, इन्हें कहा जाता है, और ये भी यहां पर उग जाते हैं, बात आई समझ में, दिस इज द बेसिक्स। तो ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे, जहां पर तापमान ज्यादा होगा और जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे के पत्ते, जानवरों की जो डेड बॉडीज हैं सब मिट्टी में रहती हैं, जैविक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि जैविक कंटेंट ह्यूमस में नहीं बदल पाता है, इसी वजह से समय के साथ जो जैविक कंटेंट है, जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, वो मिट्टी का 40 से 50% जो है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ही रहता है, और इसी वजह से ये जो सॉइल रहती है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाती है, इसका पीएच जो है 3 से 4 के बीच में आ जाता है, बात आई समझ में। खेती के पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल बेकार सॉइल है, ठीक है। पौष्टिक कंटेंट देखोगे तो फॉस्फेट, पोटैश, ये सब की कमी है, मैंने आपको बताया ये बेकार सॉइल है यार, कोई भी मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए ही नहीं जाते। न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं मिट्टी में, पौष्टिक कंटेंट जब आते हैं जब आपका जो बैक्टीरिया है वो तोड़ेगा चीजों को, नंबर वन, या दूसरे तौर पर क्या होगा, जब पत्थर फाइनर पार्टिकल्स में बदलकर फाइनली न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में ऐड कर दे। यही दो तरीके हैं मात्र न्यूट्रिएंट्स ऐड करने में, दोनों तरीकों में यहां पर कमी है, इसी वजह से बहुत ही बेकार सॉइल है, कुछ भी खेती के लिए उपयोगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेजर तौर पर चावल ही की खेती की जाती है। कहां पर पाई जाएगी, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं सब में आपको देखोगे जहां पर जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में पाई जाती है वहां पर यह मिट्टी पाई जाएगी। आखिरी सॉइल पढ़ेंगे वो है वन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, या इसे माउंटेनियस या पर्वतीय सॉइल भी कहा जाता है। अब इसमें भी कोई खास बात नहीं है, यदि माउंटेन सॉइल है तो ये क्या करेगा, पर्वत की स्थिति कैसी है, पर्वत में कितनी बारिश होती है, पर्वत में कितनी वनस्पति है, उस आधार पर जो मिट्टी बनती है उसे ही कहा जाता है। कोई भी कॉमन चीज नहीं है, बस एक चीज है कि यहां पर फॉरेस्ट होना चाहिए,
फॉरेस्ट होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ जो वर्षा होगी यानी कि रेनफॉल, अच्छी खासी वर्षा होनी चाहिए। यदि ये दो चीजें मिलती हैं तो धीरे धीरे सॉइल क्या होती है, बन जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है। हिमालय या पर्वत है तो यहां से पत्थर भी मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट भी फॉरेस्ट से आते रहता है, इसलिए सालों भर में मिट्टी बन जाती है। ठीक है, सबसे जल्दी मिट्टी यही वाली बनती है। ज्यादा इसकी जो प्रोफाइल है, कल हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात की थी, वो सॉइल प्रोफाइल भी ज्यादा डीप नहीं है, बहुत अच्छे से डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, यदि आप देखोगे तो कौन कौन से इसमें क्रॉप्स उगते हैं। अब देखो ये सारी मिट्टी मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं क्योंकि हर रीजन के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। बात आई समझ में? इसी वजह से यहां पर यदि आप देखोगे तो पर्वतीय मिट्टी मतलब कि ये वाले क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं, ये क्षेत्रों में, तो हम इन क्षेत्रों में क्या क्या देखते हैं। यहां पर यदि आप शिवालिक पर देखोगे तो कौन सा पाया जाता है, एक टाइप का चावल पाया जाता है, बड़ा फेमस है, बासमती राइस। दुबई उबई जाओगे ना, गल्फ, सऊदी अरेबिया, दुबई, सब बासमती खाते हैं शेख लोग, तो बड़ा प्रचलित है। यहां पर एप्पल मिलता है, यहां पर कुछ हद तक आप देखोगे दार्जिलिंग वाले एरिया में कुछ हद तक टी, हालांकि टी ज्यादा नहीं होती है इस सॉइल में, एप्पल मिल जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे चीजें, कैश्यू की भी थोड़ी सी खेती आपको इस एरिया में मिल जाएगी। इस तरीके के जो है क्रॉप्स यहां पर उगाए जाते हैं। चेरी भी आजकल उगाई जा रही है। इस तरीके से बेसिक, एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस सॉइल्स के। मेंस पर्सपेक्टिव में आता है तो मुख्यतः जो आएंगे वो स्टार्टिंग के ही आएंगे, जैसे कि एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, ये चार मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे सॉइल के बारे में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से लिख सके और मैप के जरिए उसे दिखा सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच।